गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के चैप्टर 7 के पहले भाग को लेकर आए हैं और इसके पहले मैंने 6 चैप्टर आपको पूरे करा दिए हैं। जिन लोगों ने भी वो वीडियो नहीं देखे हैं, जाकर पहले वो सारे चैप्टर्स के वीडियो देख लें और अगर उनके पीडीएफ उनको नहीं मिले हैं तो मेरे इस नंबर पर आप व्हाट्सएप पर मैसेज करें पीडीएफ नोट्स करके और आपको पीडीएफ मिल जाएंगे। और आज जो मैं आपको चैप्टर पढ़ाऊंगा इसकी पीडीएफ आपको जब ये चैप्टर खत्म हो जाएगा 2 पार्ट में, तब मैं आपको इसकी पीडीएफ दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। श्रमिक कल्याण अधिनियम, ये चैप्टर भी महत्वपूर्ण है। इसमें से 1 या 2 क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पर जो टॉपिक है हमारा लेबर वेलफेयर लेजिस्लेशन, इसको इंग्लिश में बोलते हैं। श्रमिकों के कल्याण के लिए जो नियम कानून कायदे जितने भी प्रकार के नियम कानून है इसके अंतर्गत हम लोग पढ़ते हैं। जब से हमारे देश में औद्योगिकरण हुआ है, फैक्ट्रीज बढ़े हैं और बड़ी बड़ी कंपनियां स्थापित हुई हैं, तो वैसे ही मजदूरों की संख्या भी बढ़ी है। ठीक है, तो जैसे मैंने यहाँ पे सिंपल भाषा में लिखा है कि औद्योगिक जगत में कारखानों के निरंतर विकास के फलस्वरूप उद्योगों से अधिक लोग काम करने लगे। श्रमिक से मनचाहा काम लेना, मजदूरी भी कम से कम देना आदि प्रकार से उद्योगपतियों द्वारा श्रमिकों का शोषण होने लगा। इसी शोषण को रोकने के लिए श्रमिकों के हितों की रक्षा के लिए सरकार द्वारा कुछ कानून बनाए गए। इन्हें ही हम लोग श्रमिक अधिनियम कहते हैं। इसी को हम लोग लेबर लेजिस्लेशन कहते हैं। मतलब ये कि श्रमिकों के हितों की रक्षा के लिए जो नियम कानून बनाए गए हैं उसी को हम लोग श्रमिक अधिनियम कहते हैं। अब इस अधिनियम के तहत बहुत सारे एक्ट आते हैं, बहुत सारे अधिनियम आते हैं। कुछ महत्वपूर्ण जो आपको आईटीआई के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो अक्सर प्रश्नों के द्वारा आपसे पूछे जाते हैं, वो मैंने यहाँ पे संकलित की है। टोटल 7 अधिनियम है। पहले टाइप का क्वेश्चन तो यही बनता है कि कौन सा अधिनियम किस सन में पारित हुआ था। जैसे पूछ देता है कारखाना अधिनियम क्या है, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। आप लोग फैक्ट्री में काम करोगे कहीं ना कहीं, ठीक है, तो ये सारे अधिनियम जो हैं आपको वहां पे पालन करने पड़ते हैं। तो आपका ये 1948 में आया था। इनके बारे में हम लोग बहुत डिटेल में पढ़ेंगे वन बाई वन करके। ठीक है, आपको एक पेज पे मैंने ये इसलिए दे दिया है क्योंकि इन्हीं में से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसके बाहर कुछ नहीं आता है। इनमें से कुछ अधिनियम ऐसे हैं जिनके बारे में जानना बहुत ही जरूरी है एज ए स्टूडेंट और एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन। अगर आप इस देश के नागरिक हैं तो उसके तौर पर भी आपको ये नियम कानून जानना बहुत ही जरूरी है, जो मैं आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा और आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। कई लोग के मुझे बड़े अच्छे फीडबैक मिल रहे हैं कि सर आप बहुत अच्छा एक्सप्लेन कर रहे हैं, थैंक यू सो मच फॉर दैट। और मैं आगे से और कोशिश करूंगा कि आपको और बहुत सरल भाषा में और समझाऊं, देसी भाषा में समझाऊं आपको चीजों को एक पास रखकर। तो इसमें से आपको एक कारखाना अधिनियम, श्रमिक क्षतिपूर्ति, राज्य बीमा अधिनियम 1948 में आया था, प्रसूति लाभ अधिनियम, कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम और प्रशिक्षु अधिनियम, आप लोग जो अप्रेंटिस बोलते हैं हम लोग, 1961 में पारित हुआ था। तो इन सब के हमारे जो डिटेल विवरण है मैं वन बाय वन करके आपको एक्सप्लेन करूंगा। हिंदी में क्या बोलते हैं उसको, इंग्लिश में क्या बोलते हैं। जैसे पहला है हमारा कारखाना अधिनियम, उसको हम लोग फैक्ट्री अधिनियम भी बोलते हैं और इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं फैक्ट्री एक्ट। सबसे पहले 1948 में पारित हुआ था ये। कारखाने में कार्यरत श्रमिकों के स्वास्थ्य सुरक्षा एवं उनके कल्याण सुनिश्चित करने के लिए कारखाना अधिनियम बनाया गया था। तो सबसे पहला टॉपिक तो ये हो गया स्वास्थ्य सुरक्षा और कल्याण, किनका? श्रमिक का, ठीक है, मजदूर का। ठीक है, जरूरी यहाँ पर नहीं है कि जो मजदूरी करता है वही श्रमिक है। हर इंसान श्रमिक है जो किसी फैक्ट्री या किसी कंपनी में काम करता है। ये जो नियम कानून है उन सभी कंपनियों के लिए लागू होते हैं जहां पर 10 या 10 से अधिक कर्मचारी हैं। मतलब सरकारी कर्मचारी भी इसके अंतर्गत आएंगे। अगर कोई उत्पादन हो रहा है, कहीं पे प्रोडक्शन हो रहा है,
कोई कंपनी है, कोई ऑर्गेनाइजेशन है, तो सबको ये इसके अंडर में आएंगे। तो सबसे पहला हमारा यही हो गया कि उनकी स्वास्थ्य सुरक्षा और कल्याण को देखना। दूसरा है कार्य के घंटों का निर्धारण, मतलब ये कि कोई श्रमिक है तो उससे ज्यादा काम नहीं करवाना है, ठीक है। एक जो वयस्क श्रमिक होता है, श्रमिक दो प्रकार के होते हैं, एक जो 18 वर्ष से ऊपर होते हैं और एक जो 14 से 18 के बीच में होते हैं, वो भी लोग भी काम करते हैं। फैक्ट्री में काम करने की न्यूनतम आयु जो होती है 14 वर्ष होती है, मैं आपको बता दूं, 18 मत मानिएगा, 14 से 18 के बीच में जो होते हैं उनको आप 4.5 घंटे से ज्यादा काम नहीं करवा सकते इस नियम के अनुसार, ठीक है। और इनको आप एक दिन में 9 घंटे से ज्यादा काम नहीं करवा सकते, एक दिन में 9 घंटे ही आप इनसे मैक्सिमम काम करवा सकते हो। और आपको मैं बता दूं कि एक हफ्ते में 48 आवर्स से ज्यादा काम आप नहीं करवा सकते किसी भी कर्मचारी से, ठीक है। तो आपका ये घंटों का निर्धारण जो है इस कारखाना अधिनियम में किया गया था। अगला हम लोग देखते हैं मजदूरी सहित वार्षिक अवकाश। ये क्या होता है कि अगर कोई मजदूर है या श्रमिक है और उसने एक निश्चित समय तक अपने फैक्ट्री में या वो जिस कंपनी में काम करता है वहां पे कार्य किया है, तो उसको छुट्टी मिल जाती है मजदूरी सहित। मजदूरी सहित मतलब वो छुट्टी पे घर जा सकता है और उसको सैलरी मिलती रहेगी, लेकिन उसको न्यूनतम उस कंपनी में 240 दिनों का काम करना होगा। साल में अगर उसने 240 दिन काम कर लिए हैं तो उसके बाद वो जो छुट्टी लेगा तो वो उसको पैसे भी मिलते रहेंगे। तो इस अधिनियम के द्वारा ये पारित किया गया था। युवा पुरुष और महिलाओं का समायोजन, मतलब जो यूथ मेल और फीमेल हैं उनका मतलब जेंडर बैलेंस इसी को बोलते हैं हम लोग। कंपनियों में महिलाओं की जो संख्या है बहुत कम है, चाहे वो सरकारी कंपनी हो चाहे प्राइवेट कंपनी हो, ठीक है। तो उस बैलेंस को बनाने के लिए यहाँ पे ये आपका एक्ट बनाया गया था कि हमें अपने डिपार्टमेंट में, जैसे आप लोग अगर किसी सरकारी विभाग का अगर आप लोग विज्ञापन देखते होंगे तो कई विभाग ऐसे हैं जो लिखते हैं इस चीज को कि हम लोग विमेन एम्पावरमेंट को बढ़ावा दे रहे हैं। मतलब हम अपने विभाग में महिलाओं के नियुक्ति के लिए, मतलब उनको रिक्रूटमेंट के लिए बढ़ावा देते हैं। और कई तो विभाग ऐसे होते हैं जो महिलाओं को डायरेक्ट आरक्षण तक देते हैं, 50% सीटें रिजर्व होती हैं फीमेल के लिए। तो अगला जो हमारा पॉइंट है, छटनी किए गए कामगारों को हर्जाना, मतलब अगर किसी को आप कंपनी से निकाल देते हैं तो उनको आपको हर्जाना देना पड़ता है इस अधिनियम के तहत। श्रमिकों के लिए पानी पीने की उचित व्यवस्था होना चाहिए, ठीक है। जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, कंपनी है, उनके पास ये सब होना चाहिए। फैक्ट्री एक्ट बोलता है ये आपका, ठीक है। और इसको सिंपल भाषा में समझते चलिए, ठीक है। अब बताऊंगा मैं क्वेश्चन कैसे आते हैं। किसी भी श्रमिक की उम्र 14 वर्ष से कम ना होना, मतलब फैक्ट्री में कोई ऐसा बंदा होना ही नहीं चाहिए जो 14 से कम हो। अगर 14 से कम है तो वो कानूनन अपराध है। महिला एवं पुरुष श्रमिकों के ये तो शौचालय नॉर्मल सी बात है, होना ही चाहिए। प्राथमिक उपचार की व्यवस्था होनी चाहिए, फर्स्ट एड। अगर 150 से ज्यादा श्रमिक है उस कंपनी में तो विश्राम गृह होना चाहिए, और अगर 250 से ज्यादा है तो कैंटीन की व्यवस्था भी होनी चाहिए। और कारखाने में अग्निशामक यंत्र की भी व्यवस्था, पर्याप्त व्यवस्था होना चाहिए। ये तो मैं आपको बता ही चुका हूँ, अग्निशमन जो यंत्र होते हैं। और मुझे विश्वास है कि आप लोगों ने उस वीडियो को देखा होगा और आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। जिनको भी समझ में नहीं आया जाकर वो वीडियो देखें। एक चीज और बता दूं, जो बहुत लोगों के मन में है कि मैं 20 मिनट का वीडियो बनाता हूं तो बहुत ज्यादा डेटा कहीं खत्म ना हो जाए आपके मोबाइल का। मैं बता दूं आपको, मैं सॉफ्टवेयर से एक परचेज्ड सॉफ्टवेयर का यूज करता हूं जो बहुत ही कम डेटा लेता है और मेरी वीडियो बहुत ही अच्छी क्वालिटी की आती है। मैं बता दूं 20 मिनट का मैं वीडियो बनाता हूं तो मेरा बस 70 MB ही खत्म होता है। 70 MB का ही वीडियो मैं अपलोड करता हूं यूट्यूब पर। तो आप निश्चिंत रहें, आप मेरे वीडियो देखेंगे तो आपका डेटा खत्म नहीं होगा ज्यादा। आप एक ही वीडियो को बहुत बार देख लें, आप मुश्किल से 2 बार भी देखें तो आपका 100 MB डेटा खत्म होगा अगर आप 1 घंटे लगातार देखोगे तो आप देखते रहा करें वीडियो। बहुत फायदेमंद की चीज है ये एम्प्लॉयबिलिटी जो मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर। देखिए किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं यहाँ पे, मैं आपको डिस्कस कर देता हूँ। जैसे एक बार पूछा गया था, कारखाना अधिनियम 1948 के तहत कितनी वर्ष से कम उम्र के बालों को काम पर नहीं रखा जाएगा। तो आसान है, 14। जो मैंने यहाँ पे बोल्ड किया है वही सही जवाब है, ठीक है। तो 14 वर्ष आपका हो गया, ठीक है।
कारखाना अधिनियम 1948 के तहत यदि मालिक पहली बार नियमों का उल्लंघन करता है तो उसे निम्न दंड का प्रावधान है। मतलब जो कंपनी का मालिक है वो अगर ऊपर लिखी अगर बातों का ये मानता नहीं है, जैसे कोई भी एक पॉइंट हो गया, जैसे मान लीजिए कि 250 से ज्यादा श्रमिक हैं और कैंटीन नहीं है, किसी ने जाकर शिकायत कर दी तो उसको क्या होगा, हर्जाना हो जाएगा, उसको नियम का उल्लंघन माना जाएगा और उसको पैसा देना पड़ेगा, कितना, 2000 या 3 माह की सजा होगी उसको। तो ये सिंपल चीजें हैं, आप जिसको अपने दिमाग में याद कर सकते हो, ये रूल्स हैं। इसके लिए आपको किसी कॉन्सेप्ट को समझने की जरूरत नहीं, बस आप दिमाग में रखिए इसको। मजदूर द्वारा कारखाना अधिनियम का उल्लंघन करने पर उसे कितना जुर्माना देना पड़ेगा, जैसे 20 रुपए, ठीक है, ये नॉर्मल सी चीज है, बहुत पहले का, इसको शायद बढ़ाया नहीं है अभी तक। तो आप ये समझिए कि जैसे मान लीजिए मजदूर है, नियम कानून नहीं मान रहा है, सेफ्टी मेजरमेंट्स नहीं यूज कर रहा है, जूते नहीं पहन रहा है, हेलमेट नहीं लगा रहा है, तो कारखाना अधिनियम के तहत उसको भी जुर्माना देना पड़ सकता है। अब तो नियम शायद बहुत कड़े कर दिए गए, उसको कंपनी से निकाल भी दिया जाता है अगर मैनेजर चाहे तो। भारतीय कारखाना अधिनियम के नए संशोधनों के अनुसार काम के घंटे ओवर टाइम सहित प्रत्येक सप्ताह में कितने घंटे दिखने होने चाहिए। अगर सिर्फ काम की बात करूं, मैं बता दूं, अगर किसी काम, सिर्फ काम के घंटों की बात करूं तो एक सप्ताह में 48 घंटे से ज्यादा काम किसी भी कर्मचारी से नहीं कराया जा सकता, ठीक है। लेकिन अगर इसमें मैं ओवर टाइम जोड़ दूं, ठीक है, ओवर टाइम जो होता है, जो ओटी बोलते हैं इसको शॉर्ट फॉर्म में, जो श्रमिक अपने निर्धारित, जो उसको समय निर्धारित है उस निर्धारित समय के अलावा जो कार्य करता है उसको हम लोग ओवर टाइम कहते हैं। तो ओवर टाइम और उसका जो जनरल ड्यूटी शिफ्ट होती है, उन दोनों को मिला के हफ्ते में 60 घंटा से काम नहीं करवा सकते, ज्यादा नहीं करवा सकते, मतलब हफ्ते में 12 घंटे का ही ओवर ड्यूटी कोई श्रमिक कर सकता है। तो अगर 6 दिन की ड्यूटी है तो आप मानिए एक दिन में कितने ओवर टाइम हो गए, 2 घंटे से ज्यादा कोई ओवर टाइम नहीं कर सकता एक दिन में, ठीक है। संडे को तो छुट्टी होगी भाई, हफ्ते में किसी एक दिन तो छुट्टी दोगे, तो 7 दिन होते हैं तो एक ही तो होगा, 6 दिन ही तो होगा, तो 6 इंटू 2 करोगे तो 12 हो जाएंगे, और 12 और 48 60, तो 60 घंटे से ज्यादा किसी से काम हम लोग नहीं करवा सकते। कारखाना अधिनियम के अनुसार एक श्रमिक ने एक कैलेंडर वर्ष में कम से कम कितने दिन काम किया हो कि वह पश्चातवर्ती वर्ष में मजदूरी सहित अवकाश लेने का हकदार हो। ये मैंने अभी बताया आपको, अगर उसने 240 दिनों तक का कार्य कर लिया है, ठीक है, तो उसके बाद वो घर पे जाकर बैठ सकता है, अवकाश ले सकता है, उसको मजदूरी भी मिलती रहेगी। अगला जो अधिनियम है उसको बोलते हैं हम लोग श्रमिक क्षतिपूर्ति अधिनियम, इंग्लिश में बोलते हैं उसको एम्प्लॉयज कॉम्पनसेशन एक्ट, 1923 में आया था। अति महत्वपूर्ण, क्षतिपूर्ति का मतलब सभी लोग जानते हैं कि अगर कोई क्षति हो गई है, कोई नुकसान हो गया है तो उसकी भरपाई। कंपनसेशन उसी को बोलते हैं कि कोई हमारा चीज नुकसान हो गया है, किसी ने अगर नुकसान कर दिया है या किसी के द्वारा हो गया है तो वो मुझे उसका हर्जाना देगा। तो बहुत ही सरल शब्दों में मैंने लिखा है यहाँ पे, कारखाने में अगर दुर्घटनाग्रस्त होने पर प्रत्येक श्रमिक को श्रमिक क्षतिपूर्ति अधिनियम के प्रावधानानुसार मुआवजे दिया जाता है, ठीक है। और यदि कोई प्रबंधन या कोई कंपनी देने से मना करता है तो मृतक या जो आहत हुआ इंसान है उसके आश्रित जो लोग हैं या उसके परिवार के सदस्य जो हैं, क्षतिपूर्ति आयुक्त, ये एक पद होता है, श्रम न्यायालय में जाकर अपना केस कर सकता है और अपना दावा प्रस्तुत करके पैसा ले सकता है। अब इसमें क्वेश्चन कैसे आते हैं, देखिए, ये पॉइंट्स बनाने से अच्छा मैंने समझा कि आपको क्वेश्चन ही बना दूं, क्योंकि मैं पॉइंट लिखता क्षतिपूर्ति अधिनियम में दुर्घटना होने पर जो पैसा मिलता है वो इतना पैसा मिलता है, इससे अच्छा मैं क्वेश्चन ही बना दिया कि जिससे आपको समझ में भी आए कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और मैं आप लोगों के लिए बहुत बड़ा इसमें मेहनत कर रहा हूँ, नोट्स बना रहा हूँ, तो आप मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कर दिया करें और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें और वीडियो को शेयर करा करें अपने दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ, जिससे कि मेरे जो मेहनत मैं कर रहा हूँ उसका मुझे भी थोड़ा बहुत फायदा मिले। और यहाँ पर जो प्रश्न है, मृत्यु होने की स्थिति में भुगतान की राशि जो होती है वो 4.56 लाख, ठीक है, इतने पैसे उनको दिए जा सकते हैं, ठीक है। मैक्सिमम पैसे जो हैं देने ही पड़ते हैं किसी भी कंपनी को, ये मैक्सिमम नहीं है, न्यूनतम है, ये इतने पैसे तो देने ही है। श्रमिक क्षतिपूर्ति अधिनियम कब लागू हुआ, 1 जुलाई 1900
1924। अब कोई कहेगा सर यहाँ पे तो 1923 लिखा है, वहां पे 1924 लिख दिया। एक्चुअली इस दिन, इस सन में क्या हुआ था, ये संसद से पारित हुआ था। जब कोई कानून संसद से पारित होता है तो सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वो उसको लागू कराए। तो सरकार ने उसको 1 जुलाई 1924 को लागू किया था, कुछ 4-5 महीने बाद। ठीक है, तो 1 जुलाई 1924। श्रमिक क्षतिपूर्ति अधिनियम किसके मामले में क्षतिपूर्ति प्रदान करता है? अब आपको पता है कि जो क्षतिपूर्ति है तो किस मामले में वो देगा कंपनसेशन, पैसा किस मामले में देगा? यात्रा व्यय का नहीं, बीमारी नहीं, अशक्तता, मतलब वो उस कंपनी में काम करते हुए घायल हो गया, अब विकलांग हो गया, या मतलब कोई काम नहीं कर सकता, तो ये ऑप्शन इसका यहाँ पे सही है। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, बड़े सिंपल आते हैं, इससे हटके कुछ नहीं आएगा। तो आप लोग इतना ही नोट्स पढ़ लेना बहुत है, और बहुत ज़्यादा पढ़ने का कोई मतलब नहीं है आपके हिसाब से, आईटीआई के हिसाब से तो बहुत है। मैंने बहुत अच्छे नोट्स बनाए हैं यहाँ पर। कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, उसको इंग्लिश में बोलते हैं एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस एक्ट। एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस एक्ट, ये एक कर्मचारी 1948 में, उसको शॉर्ट में हम लोग ईएसआई भी बोलते हैं। कई जगह आप लोगों ने सुना होगा कि हमारे पापा जॉब करते हैं तो उनका ईएसआई कटता है, पैसा कटता है, मेडिकल अलाउंस होता है, कई लोग बोलते हैं इसको। कुछ मेडिकल का कटता है, कुछ ऐसे बोलते हैं, ऐसे बोलते हैं, मतलब अगर मैं देसी भाषा में बोलूँ तो सही बोलते हैं वो लोग। ईएसआई जो होता है वो चिकित्सा से संबंधित भी होता है, कि अगर कोई रुग्णता को हम इंग्लिश में सीकनेस बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो अधिनियम है, पहली बात तो सामाजिक सुरक्षा प्रदान करता है। सामाजिक सुरक्षा मतलब कि अगर वो बीमार पड़ जाता है, ठीक है, प्रसूति मतलब मैटरनिटी, ये महिलाओं के लिए होता है कि अगर कोई महिला मैटरनिटी लीव पे जाती है या उसको कुछ उसमें हेल्प चाहिए, तो इसके तहत उसको, इस अधिनियम के तहत उसको हेल्प दिया जाता है, ठीक है। या अगर शारीरिक निशक्तता हो गई है, ठीक है, तो उस पर भी इस अधिनियम के द्वारा हेल्प किया जाता है। इसमें होता क्या है एक्चुअली, कि हर महीने कर्मचारी के सैलरी से कुछ पैसा कटता है और इस कंपनी को जाता है। ये एक कर्मचारी राज्य बीमा एक आयोग है जो कर्मचारी के हर महीने का कुछ अंश इनको जमा किया जाता है, और कर्मचारी तो करता ही करता है, जो कंपनी है अपने तरफ से भी कुछ पैसा इसमें उस कर्मचारी के नाम से जमा करती है, ठीक है। कुछ परसेंटेज होता है, जैसे मान लीजिए सैलरी किसी का 10,000 है तो 10,000 का मतलब आप मान लीजिए कि 1%, 2%, ठीक है। तो अगर 10,000 का 1% कितना हुआ, 100 रुपये, 2% कितना हो जाएगा, 200 रुपये, 4% कितना हो जाएगा, 400 रुपये। तो वो कुछ अंश जो है जमा करते हैं, दोनों मिलके, कर्मचारी भी और कंपनी भी। और वही जो अंश है, अगर इसको कैजुअलिटी हो जाती है कर्मचारी की, या कुछ ऐसी दुर्घटना हो जाती है, तो ये जो आयोग है कर्मचारी राज्य बीमा आयोग, वो एक बीमा, एक तरह समझ लीजिए यही तो बीमा है। तो वो जो एक मुश्त जो पैसा है, मुश्किल की घड़ी में इनको दे देता है। बात आ गई समझ में? अब क्वेश्चन के माध्यम से समझ लेते हैं थोड़ा बहुत। कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 निम्नतम कितने कर्मचारी होने पर लागू होता है? कोई भी ऐसी कंपनी जिसमें 10 या 10 से अधिक कर्मचारी हैं, सब पे लागू हुई, तो न्यूनतम कितने कर्मचारी होंगे? 10। कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम के अंतर्गत नियोक्ता का योगदान कर्मचारी का कुल देय मजदूरी का कितना % होता है? देखिए मैं यहाँ पे ये क्वेश्चन में आ गया वो जो मैं बताने जा रहा हूँ। नियोक्ता मतलब एम्प्लॉयर, मतलब कंपनी, ठीक है, कंपनी का मालिक है कंपनी, ठीक है। जितना मजदूरी दे रहा है उसको, उसका 4%, उसका 4% कंपनी देती है। मतलब अगर मान लीजिए 10,000 दे रहा है तो 10,000 का 4% निकाल लीजिए आप लोग, ठीक है। अगर मान लीजिए किसी की 10,000 सैलरी है तो 10,000 का 4%, तो 2 जीरो कट जाएंगे, 4 इंटू 4 होगा 400 रुपये। 400 रुपये कर्मचारी के खाते में नहीं, मतलब कर्मचारी के नाम से इस कंपनी को देगी। इस जो मैंने अभी बताया था यहाँ पे, ये कर्मचारी राज्य बीमा आयोग इनको जमा करेगी। कौन? ये प्राइवेट कंपनी या सरकारी कंपनी जहां पे ये कर्मचारी काम कर रहा है, ठीक है। और ये प्रति महीने होता है, 400 रुपये जमा करेगी। और अगला जो क्वेश्चन है उसके माध्यम समझ लीजिए, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम कर्मचारियों का योगदान उनकी मजदूरी का कितना % होता है? मतलब कर्मचारी का कितना % होता है, तो उसका % होता है
1.5%, मतलब 150 रुपये कर्मचारी का जो मजदूरी मिलता है उससे कटेंगे। कर्मचारी को जो सैलरी मिलता है, अगर मान लीजिए 10,000 सैलरी है, तो अब यहाँ पे आप देखिए 150 ये और 400 रुपये यहाँ पे, ये 650 रुपये प्रति महीने कटेंगे उसकी ईएसआई के रूप में। और कहाँ जाएंगे वो? उस संस्था को जिसने बीमा किया है। ठीक, अब ये 650 रुपये हर महीने मिल मिल के बहुत बड़ा अमाउंट बन जाता है। ठीक है, तो वो बीमा होती है एक तरीके से। तो एक ही बार जैसे मान लीजिए कोई दुर्घटना हो गई तो 10 लाख रुपये 20 लाख रुपये वो दे देते हैं लोग। ठीक, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम के अनुसार प्रसूति लाभ कितने सप्ताह के लिए दिए है? तो 12 सप्ताह के लिए। ये रट लीजिए, ये रटने वाला चीज है। 12 सप्ताह के लिए ही हमारा जो मैटरनिटी जो लाभ होता है महिलाओं के लिए होता है ये, तो 12 सप्ताह के लिए ही होता है ये। ठीक है, तो ये कुछ हमारे एक्ट थे, ये 3 आज मैंने पढ़ा दिए हैं और कल के क्लास में मैं 4 आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। और आप लोग इसको एक बार और अच्छे से देख लीजिएगा, बड़ा आसान है, कोई बहुत टफ नहीं है। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आप लोग को समझ में आया होगा। और आप लोग अधिक से अधिक इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें इस चीज़ को। और जिन लोगों ने भी अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो लोग इस जो लेफ्ट साइड में जो मेरा लोगो आ रहा है ITI 247 का, उस पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और राइट साइड में जो ये प्लेलिस्ट है उसको देखते रहें, बार बार देखते रहें। जितनी बार देखेंगे आपको कभी नोट्स बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको ऐसे ही याद हो जाएगा। तो कल मिलते हैं। थैंक यू सो मच।